हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? होपिंग यू ऑल बी गुड। दिस इज ब्रिजेश। स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल विकास अकेडमी पर। आज क्लास में बात करने वाले हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत की बुक से जो हम लोग पढ़ा जा रहा था उसमें हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया है। पहला चैप्टर था आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहते हैं। दूसरा चैप्टर था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान निर्माण। तीसरा चैप्टर जो हमारा होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि इसी क्लास में आपको पूरे संविधान को समराइज कर दूं, यानी पूरे संविधान का पूरा एक निचोड़ आपको इसी वीडियो में दे दूं। दूसरी चीज़, संविधान के फीचर्स को जानना क्यों हर किसी सिटीजन को ज़रूरी है, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, सपोज आप नहीं करें प्रिपरेशन, आप इंडिया के सिटीजन हैं, तो आपको भी कम से कम इंडिया के फीचर्स को, संविधान के फीचर्स को जानना ज़रूरी है। इससे आप समझ पाते हैं कि आपके क्या अधिकार हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, प्लस जितने नेता वगैरह हैं, लीडर्स वगैरह हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे इसी वीडियो में, इसी क्लास में। सपोज आप कोई मोबाइल लेने जाते हैं तो आप सबसे पहले उस मोबाइल के फीचर्स को जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बाद ही आप मोबाइल को प्रेफर करते हैं खरीदने के लिए। ठीक उसी तरह से संविधान को जानने से पहले आपको संविधान के फीचर्स को जानना जरूरी होता है। ठीक है, ओके। तो आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लस हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और अगर हो सके तो दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं समझते हैं आज हम लोग इंडियन फीचर्स। ठीक है, जो पहला फीचर्स हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है हमारा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पढ़ा गया होगा, आपने सुना होगा कि इंडिया का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा रिटन संविधान, लिखित संविधान है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब संविधान को पहली बार हमने अडॉप्ट किया ओरिजिनली, तो 26 जनवरी 1950 जब लागू हुआ था, तो उस टाइम पर संविधान में एक प्रेम्बल था, प्रस्तावना थी। ठीक है, जो नेहरू साहब ने इसको पेश किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम दे करके, फिर बाद में इसी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने प्रेम्बल कहा, प्रस्तावना कहा। ठीक है, उसके बाद 395 आर्टिकल्स थे जिनको हमने 22 भाग में डिवाइड कर रखा था, प्लस 8 शेड्यूल थे उसके। ठीक है, कब? जब संविधान को अडॉप्ट किया गया था 1950 में। तब प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो कुछ उसके स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं। जब हमने अडॉप्ट किया तो उसमें जितने साइन किए थे संविधान सभा के मेंबर थे वो 284 मेंबर थे, इन्होंने साइन किया था, तब जाके संविधान सभा अडॉप्ट, मतलब संविधान को अडॉप्ट हमने किया था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में कुल मिला के 448 आर्टिकल हो चुके हैं, 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं, और 25 पार्ट्स यानी भाग हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब लास्ट जो हमने अब तक जो मुझे जानकारी है, लास्ट 2021 में 105वां अमेंडमेंट हो चुका है। क्लियर है, 105 अमेंडमेंट हो चुका है संविधान में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान बहुत ही लेंथीएस्ट है, और कह सकते हैं कि एलिफेंट साइज का ये संविधान है। यही बात कह करके कुछ लोग इसका क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा है, बड़ा है, लेकिन बहुत सारा देश, इतना बड़ा देश है तो बहुत सारे रूल्स भी जरूरी है। क्लियर है, इसीलिए आपका लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपका 4th नंबर, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं। एक शब्द आपका जुड़ा है फेडरल, ठीक है, जो स्पेशल एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है फेडरलिज्म का यूएस से। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनिटरी आपका इंडिया था, यूनियन। ठीक है, यूनियन, तो 2 शब्द इससे मिलकर बना हुआ था। कहा गया कि इंडिया का जो संविधान है वो फेडरल भी दिखाता है और यूनियन भी दिखाता है। ठीक है, तो अब आपको पढ़ना होगा। आर्टिकल 1 में दिया गया है जो डिफाइन करता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्यों का फेडरेशन नहीं होगा बल्कि राज्यों का संघ होगा। राज्यों का फेडरेशन कौन होगा? यूएस से। एग्जाम्पल सबसे बड़ा इसका ये है। ठीक है, अब हम समझते हैं फेडरल और यूनियन में डिफरेंस क्या है, किसको हम फेडरल कहते हैं, किसको हम यूनियन कहते हैं। हालांकि इंडिया दोनों का फेडरलिज्म भी है और इंडिया में यूनियन भी है, दोनों का मिक्सचर रूप है। ठीक है, हमने बहुत खूबसूरत संविधान बनाया है, आप गेस कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी खूबसूरत इंडिया है, इंडिया का संविधान है।
ठीक है। तो फेडरलिज्म को समझते हैं, फेडरलिज्म क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। फेडरलिज्म के 2 गवर्नमेंट्स होती है, ओके। 2 गवर्नमेंट का मतलब एक सेंटर की और एक स्टेट की। डिवीजन ऑफ पावर होता है, शक्ति का डिवीजन होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लिखित संविधान होता है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कठोरता होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो होता है या न्यायालय जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। बाइकैमरलिज्म, 2 हाउस होते हैं, ठीक है। ये फीचर्स किसके हैं, ये सारे फीचर्स आपके फेडरलिज्म के हैं। अब आपको मैं बताऊं कि जितने फीचर्स आपने यहाँ पढ़े हैं ये सब के सब फीचर्स आपके इंडिया में भी हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हैं। देखिए, इंडिया में 2 गवर्नमेंट है, 2 गवर्नमेंट का मतलब सेंटर में और फिर स्टेट में। सेंटर के बाद फिर स्टेट्स में भी, राज्यों में भी गवर्नमेंट है। इसी को हमने क्या कहा था, डायरकी, द्वैध शासन, ठीक है। जो जो हूबहू सेंटर में शासन है, ठीक उसी तरह से राज्यों में भी शासन होगा, ठीक है। तो ये इंडिया में है। डिवीजन ऑफ पावर, इसी को आपने डिवीजन ऑफ पावर भी कर दिया, यानी कुछ पावर सेंटर को मिल गई और कुछ पावर स्टेट्स को मिल गई है, और दोनों लोग अपने अपने लेजिस्लेचर में कानून बना सकते हैं, ठीक है, ओके। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के पास रिटन है ही संविधान, ओके। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, इंडिया का संविधान सुप्रीम है, यानी कि नोबडी इज अबव लॉ, कोई भी कानून से परे या ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, कोई भी हो गया, सिटीजन हो गया, कोई भी हो गया, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है, तो है इंडिया में, ठीक है, ओके। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पिछले में पढ़ा अभी, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान थोड़ा कठोर है, संविधान को अमेंड करना इतना आसान नहीं है, ओके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिल्कुल सही, इंडिया का जो जुडिशरी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या इंडिपेंडेंट है, यानी किसी से बायस्ड नहीं है। किससे बायस्ड हो सकता है, जैसे हमने देखा है कि जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, पहला एक्सिक्यूटिव है यानी कार्यपालिका, दूसरा लेजिस्लेटिव विधायिका, और तीसरा जुडिशरी। तो ये कह रहा है कि जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किससे, लेजिस्लेचर से और एक्सिक्यूटिव से, कार्यपालिका से और विधायिका, इन दोनों से स्वतंत्र है, ठीक है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये भी, ओके। बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म का मतलब 2 हाउस, एक होता है शब्द बाइकैमरलिज्म और एक होता है यूनिकैमरलिज्म। इसका मतलब यूनिकैमरल एक सदनीय हाउस, यानी एक सदन इसको बोल सकते हैं। बाइकैमरल मतलब 2 सदन, यानी पार्लियामेंट में, जैसे हमारे सेंटर के पार्लियामेंट में 2 सदन है, एक है आपका लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, ठीक है, 2 हाउस हैं। ये अमेरिका में भी है 2 हाउस, ठीक है, इंडिया में भी है। तो इंडिया में 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउस मिल करके कोई बिल पास करते हैं, तब जाके कोई अमेंडमेंट हो सकता है, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी एक होता है और स्पेशल मेजॉरिटी विथ हाफ ऑफ स्टेट कंसेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम संविधान के किसी भी आर्टिकल में, किसी भी पार्ट में अमेंड कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपके किसके हो गए, फेडरल के, तो ये जो इंडिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। दूसरा चीज़, यूनिटरी या नॉन फेडरल फीचर। सबसे पहला, स्ट्रांग सेंटर, सेंटर क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ये समझिए। स्ट्रांग का मतलब इस सेंस में कि सेंटर है, ठीक है, इसके नीचे स्टेट्स हैं, सभी राज्य इसके नीचे हैं। तो मान लीजिए कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया, जैसे ये भी स्वतंत्र है सेंटर अपना कानून बनाने के लिए, जो पूरे देश में लागू होगा, स्टेट अपना कानून बनाने के लिए लागू स्वतंत्र है, लेकिन इसका जो कानून होगा उसी स्टेट में ही अप्लाई हो सकता है, पूरे नेशन में अप्लाई नहीं हो सकता। इसका मतलब सेंटर भी फ्री है, स्टेट भी फ्री है। लेकिन अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट, कोई डाउट वाला एक्ट बनता है जो स्टेट सेंटर दोनों की डाउट में है, तो दोनों बना रहे हैं उसी पे कानून, तो सेंटर का जो कानून होगा वो लागू होगा, वो मान्य होगा। इसीलिए सेंटर क्या है, ये स्ट्रांग है, ओके, समझ में आ गया। तो आपका पहला सेंटेंस सही होगा, यूनियन को मेन प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। दूसरा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अब हम कंपेयर करेंगे यूएसए से। यूएसए का जो संविधान है ये डबल संविधान है, डबल सिटीजन भी है और डबल संविधान भी है। इसका मतलब एक हो गया यूएसए, और यूएसए जो है अलग अलग राज्यों से मिल के बना है। इसका मतलब सबसे पहले राज्य क्या हो गए थे, फ्री हो गए थे। फ्री होने के बाद इनको रिफरेंडम पे, समझौते पे हमने, यानी अमेरिका ने इनको यूनाइट किया है, ठीक है।
तो ये अलग कानून बनाएंगे, अपना फ्री है, स्वतंत्र है, सब अपने अपने कानून बनाएंगे, राइट। तो यहाँ का जो संविधान है वो, यानी इनके संविधान अलग, राज्यों के संविधान अलग हो जाएंगे और यूनियन का संविधान अलग हो जाएगा अमेरिका में, लेकिन फिर भी ये सब यूनाइट हैं, ओके। तो हमारे इंडिया में यूनियन में क्या देखा जाएगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंडिया में है, ओके। सिंगल सिटीजनशिप, अमेरिका में क्या है, डबल सिटीजनशिप है। इसका मतलब राज्य की सिटीजनशिप अलग होगी और यूनियन की अलग होगी, राइट। इसी को क्या बोला गया, फेडरलिज्म कहा गया था, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में सिटीजनशिप है, एक ही सिटीजनशिप होगी जो होगी भारत की, स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं होती है, राइट, ओके। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान का अमेंड करना आसान होता है। संविधान किसी भी पार्ट में अमेंड करना है, लग रहा है कि संविधान का कोई आर्टिकल यहाँ के नागरिकों को या यहाँ के सिटीजन्स के राइट को, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो उसको अमेंड भी किया जा सकता है, राइट, ये भी है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है, देखिए, एक है आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक है इंटीग्रेटेड, दोनों को समझिए। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि एक हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, ये कनेक्टेड किससे है, हाई कोर्ट से, यानी हाई कोर्ट से कनेक्टेड सुप्रीम कोर्ट है। फिर इसके नीचे है क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक दूसरे से लगे हुए हैं। कैसे लगे, इसलिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात को हाई कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता, हाई कोर्ट की बात को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर ये डिनाई करता है तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कह सकते हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस हो सकता है, राइट, मैटर हो सकता है। क्लियर हो गया। हालांकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो नागरिक के लिए भी हो सकता है, जज के लिए भी हो सकता है, ठीक है, अगर वो कोई लोअर कोर्ट हायर कोर्ट की बातों को नहीं मानना है तो इस तरह से क्या है, यानी सारी कोर्ट्स क्या है, एक दूसरे से इंटीग्रेट हैं। दूसरी चीज़ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों का चुनाव होता है, अपॉइंटमेंट होता है, ठीक उसी तरह से चुनाव जो होता है, अपॉइंटमेंट होता है, वो आपके हाई कोर्ट के जजों का होता है। इसका मतलब कॉलेजियम सिस्टम से इन लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, दोनों का। समझ में आ गया। इस तरह से कह सकते हैं कि ये सब क्या है, इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ओके। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, यानी ये भी बता रहा है कि यूनिटरी फीचर है कि सेंटर के द्वारा स्टेट के गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है। यानी सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, प्रेसिडेंट साहब सभी राज्यों के गवर्नर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, सभी गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं, राइट। यानी इसीलिए कहा गया है जो गवर्नर होता है, ही इज या सी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर, सेंटर का वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, राइट, क्लियर है। तो इसलिए कह सकते हैं कि क्या फीचर, कौन सा फीचर है, यूनिटरी फीचर है, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ऑल इंडिया सर्विस, कुछ ऐसी ऑल इंडिया सर्विस हैं जैसे IAS PCS का, IAS का जो एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया सर्विस का, वो ये बताता है कि ऑल इंडिया सर्विस में से UPSC के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप IAS बन रहे हैं, तो आप IAS अपॉइंट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, लेकिन सर्विस कहाँ देते हैं, स्टेट में देते हैं, ठीक है, कहाँ देते हैं, स्टेट में सर्विस देते हैं। तो मतलब बायस्ड कैसे हो गए, यूनियन से, ओके, इसलिए यूनिटरी फीचर हो गया, ये समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न में भी आपको याद रखना है कि इमरजेंसी प्रोविज़न में भी राज्यों का कोई रोल नहीं रह जाता है, सेंटर का रोल रहता है, यूनियन का रोल रहता है। जैसे 3 तरह की इमरजेंसी हैं, एक है आपकी पहला जो इमरजेंसी होती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 352। दूसरी इमरजेंसी होती है प्रेसिडेंट रूल, इसको आप बोलते हैं, या स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 356 भी है और 365 भी है, ठीक है, दोनों आर्टिकल। तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तीनों इमरजेंसी को प्रोक्लेम कौन करता है, कौन लगाता है, प्रेसिडेंट लगाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट इसको लगाता है। इसका मतलब प्रेसिडेंट कहाँ पे है, सेंटर में है। ये लगाएगा किससे पूछ कर, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज से एडवाइस ले करके, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा क्या सिस्टम, ये भले जो भी लग रहा है, ये सब कुछ किसके हाथ में, यूनियन के हाथ में, तो यूनियन फीचर हो गया, राइट, समझ में आ गया, ठीक है।
तो ये सारे फीचर्स आपके फेडरल और यूनियन के हो गए। तो हम कह सकते हैं कुल मिला करके कि इंडिया क्या है, फेडरल भी है और यूनियन भी है। इंडिया फेडरल सिस्टम विथ यूनिटी बायस के साथ है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5वां नंबर पे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय सरकार। संसदीय सरकार। अब मैं आपको बता दूं कि दुनिया में लगभग 3 तरह की जो सबसे मेजर गवर्नमेंट हैं। पहली गवर्नमेंट है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म की, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा है किंग वाला, ठीक है। तो ये 3 मेजर गवर्नमेंट पूरी दुनिया में पाई जा रही हैं। कौन कौन सी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और किंगली यानी प्रिंसली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। ओके, तो अब आपको याद रखना है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमने अडॉप्ट किया है बहुत सारी चीज़ें। हमने जो संविधान में या हमने जो अपना देश का संविधान लिया है वो मैक्सिमम अफेक्टेड है किससे? ब्रिटेन की पार्लियामेंट से। तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम सीधे सीधे ब्रिटेन से ही ले लिया, ठीक है। अब ब्रिटेन को जो पार्लियामेंट है वो है वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर क्या है? पैलेस है, जहाँ पे पार्लियामेंट है कहाँ का? ब्रिटेन का, ठीक है। तो वहीं से हमने इसको कह दिया वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, यानी हम इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कह सकते हैं या वेस्टमिंस्टर मॉडल कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है। होता क्या इसमें ये होता है कि जो गवर्नमेंट चुनी जाती है लोकसभा वाली, वो रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट, प्लस कैबिनेट की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे जनरल इलेक्शन होता है, ठीक है, यानी लोकसभा का इलेक्शन होता है। लोकसभा का इलेक्शन होता है जिसमें चुना कौन जाता है? पीएम चुना जाता है, राइट। देश का पीएम चुना जाएगा और वो पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनेगी, फिर कैबिनेट बनेगी और वही देश को चलाएगा। यानी ये जो देश चल रहा है, गवर्नमेंट बन रही, कहाँ से बन रही है? पार्लियामेंट से बन रही है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा से, प्लस कोई कानून बनेगा तब भी लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, तभी वो अप्लाई होगा देश में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। यानी पार्लियामेंट के थ्रू जो हेड है वो चला जा रहा है पूरा देश को। अब दूसरी बात है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें हेड कौन होता है? स्टेट का या कंट्री का हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। किसमें? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड कौन होगा? पीएम होगा। ओके, समझ में आ गया। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट क्या है? देश का सुप्रीम है, देश का हेड है, तो इसलिए अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में क्या है? इंडिया में पीएम हेड है देश का, तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ब्रिटेन में हेड कौन है? पीएम है, तो ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। समझ में आ गया, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, अब आपको याद रखना है कि जैसे इंडिया का पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका का ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी कही जाती है। सॉवरेन बॉडी का मतलब ये होता है, जैसे आपको मैं बताऊं कि ब्रिटेन में क्या है? किंग सिस्टम है। किंग के एडवाइस पे, यानी किंग जो होता है एक्चुअली में, किंग एक मतलब मेन हेड वही है, लेकिन एक्चुअल में जो होता है काउंसिल ऑफ उसकी जो मिनिस्ट्री होती है यानी हाउस होता है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसके थ्रू सरकार चलाई जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जो सॉवरेन बॉडी है ब्रिटेन की, इंडिया की ऐसा नहीं है। इंडिया की जो पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी नहीं मानी जाती है। क्लियर हो गया? ओके। हालांकि ये भी है कि इंडिया के कोई भी चीज़ों को संशोधन करना हो संविधान का, तो हम पार्लियामेंट से ही करते हैं। तो पार्लियामेंट उस मायने में तो सॉवरेन है, राइट, लेकिन ब्रिटिश की तरह से नहीं है, ब्रिटेन की तरह से पार्लियामेंट की तरह नहीं है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, फर्दर द इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड, ठीक है। आपको ये समझना है कि इंडियन जो स्टेट है, इंडिया का जो स्टेट्स हैं उसके जो हेड होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, राइट। जबकि ब्रिटिश स्टेट का इलेक्टेड नहीं थे, मोनार्की थी, किंग है। हालांकि अब प्रेजेंट में आप देखेंगे तो प्रेजेंट में ब्रिटेन में भी जो हेड है वो तो मोनार्की ही है, लेकिन वो उसके हिसाब से काम नहीं होता। वो काम करेगा कैसे? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल, अपने काउंसिल के एडवाइस पे हो, जो कहीं न कहीं इलेक्टेड होती है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है।
ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 3 हाउसेज है, 3 पार्ट में बांटा गया है इसको, ठीक है, बाइकैमरल को, जिसमें 3 भाग होते हैं। इस ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बाइकैमरल है, 2 हाउस हैं, उसके 3 भाग हैं। पहला एक है आपका सॉवरेन, जिसको आप किंग कहते हैं, दूसरा है आपका हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तीसरा है आपका हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स प्राइमरी चैम्बर होता है, ठीक है, जो इन थ्योरी पावर वेस्ट इन किंग, अगर थ्योरिटिकल देखा जाए तो पावर किसके अंदर है, किंग के अंदर है, जबकि क्राउन एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, जबकि पीएम के एडवाइस पर ही क्राउन यानी किंग काम करता है। इस तरह हम कह सकते हैं डी फैक्टो यानी रियल जो पावर है किसमें निहित है, वो हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स वही जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हर जगह से चुन करके आते हैं, ठीक है, तो उन्हीं का हेड होता है। जैसे अभी ब्रिटेन का पीएम जो बने हैं ऋषि सुनक साहब बने हैं, तो वो क्या है, पीएम है, राइट, इंडियन ओरिजिन के रहे हैं वो, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक समझना इंडिया में नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी रूल यहाँ पे चलता है, ठीक है, डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा डिजॉल्व होती है, और कैटेड रिस्पॉन्सिबल भी होती है सरकार, राइट, ओके, समझ में आ गया। तो ये सारे फीचर्स हो गए किसके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, समझ में आ गया ना। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिव फीचर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे लोकसभा की यानी जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये सब लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लियर हो गया। और जैसे ही मेजॉरिटी पार्टी गिरती है वैसे सरकार गिर जाती है। लोकसभा डिजॉल्व हर 5 साल के बाद डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव हेड इसमें होते हैं। अब आपको याद रखना है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल किसके होते हैं, लेजिस्लेचर के होते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब जैसे पीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हो गई, या आप देख लेंगे कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, ये सब के सब जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं वो सब के सब लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी लेजिस्लेचर हटा यानी लोकसभा हटी तो वैसे पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, कैबिनेट ये सब लोग हट जाते हैं, ख़त्म जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एक शब्द आ गया कि इंडिया का संविधान जो है वो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को दर्शाता है, बताता है, और जुडिशियल सुप्रीमेसी को भी बताता है। मैंने आपको बताया अभी कि पार्लियामेंट सॉवरेन है इंडिया का, उतना सॉवरेन नहीं जैसा कि ब्रिटेन है, लेकिन कोई भी अमेंडमेंट करना हो तो हम पार्लियामेंट के थ्रू ही जाके करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इंडिया का जो पार्लियामेंट हो सॉवरेन है, ओके, ठीक है। दूसरी चीज़, इंडिया का जो जुडिशियल है वो सुप्रीम है, यानी अगर इंडिया का कोई आर्टिकल हो, कोई चीज़ हो, उसको इंटरप्रीट करना हो तो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। संविधान के किसी आर्टिकल को, किसी पार्ट को इंटरप्रीट करना हो तो कौन करेगा, जुडिशरी करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो इस मायने में जुडिशियल यानी जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, वर्डिक्ट है, वो सर्वमान्य है, ओके, समझ में आ गया। आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया, उसका मानना होगा, तो अगर कोई गवर्नमेंट कोई कानून बनाई भी है तो इसको कैंसिल भी कर सकता है, राइट। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जुडिशियल सुप्रीमेसी है संविधान की, ओके। अब पढ़ लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटेन पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये जो प्रिंसिपल लाया गया सॉवरेनिटी वाला वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से रिलेटेड है, ठीक है, सिंपल बताया मैंने आपको। जबकि प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी विथ दैट ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अमेरिका हालांकि लिया गया है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट अमेरिका से ही, लेकिन अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से अलग थोड़ा सा है। इस मायने में अलग है कि हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट एकदम कह सकते हैं कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है, वो इंटीग्रेट नहीं है हाई कोर्ट के वहाँ की स्टेट से, लेकिन इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टेट से इंटीग्रेटेड है। तो इस मायने में वो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा अलग है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 7वें नंबर पर, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, बात वही आ गई। इंडिया का जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड भी है, दोनों शब्द हैं, आपको ध्यान देना समझना है। अब क्या कह रहा है इसका मतलब, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, इसका मतलब मैंने आपको बताया
कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट और हाई कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट सेम एक ही प्रोसेस होता है, जिसको आप बोलते हैं कोलेजियम सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं उनके लिए कोई अदर सिस्टम नहीं है। तो क्या हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यानी कि सेंटर का जो लॉ है, सुप्रीम कोर्ट जो लॉ है वही हाई कोर्ट को भी मानना होगा, राइट, समझ में। लेकिन ये चीज़ें यूएसए में ऐसा नहीं है, क्योंकि यूएसए में फेडरलिज्म है, तो राज्य फ्री हैं अपना कानून बनाने के लिए, तो राज्य भी फ्री हैं, प्लस राज्य में जो हाई कोर्ट है वो भी फ्री है, तो वो मानने के लिए बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। लेकिन इंडिया का ऐसा नहीं है, इंडिया का मानने के लिए बाध्य है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट इज़ अ फेडरल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट है, इस सेंस में फेडरल कोर्ट है क्योंकि हाई कोर्ट के अपील को या लोअर कोर्ट के अपील को सुप्रीम कोर्ट सुनता है, इस सेंस में वो फेडरल माना जाता है, राइट। दूसरी चीज़ कि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हो जाता है, यानी जो भी कोर्ट है अगर आपको अपील करके जाना है तो हाई कोर्ट से फिर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं अपील के थ्रू, प्लस इसके ऊपर कोई और कोर्ट नहीं अपील के मायने में, अपील को लेकर के, इसलिए क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कही जाती है। दूसरी चीज़, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, ये फंडामेंटल राइट का गारंटर भी कहा जाता है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक में पढ़ाया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे फंडामेंटल का गारंटर भी है, हमको गारंटी देगा कि फंडामेंटल राइट हम आपको देंगे। अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के थ्रू जा सकते हैं, राइट, अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको अपील के थ्रू हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए, लेकिन अदर केस कोई होगा तो उसमें आपको हाई कोर्ट जा कर के ही तब आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है, यानी संविधान को बचाने का, संविधान को इंटरप्रेट करने का इसी के पास रोल होता है। किसके पास, कोर्ट के पास, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका पार्ट खत्म हो गया, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दोनों मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। ये हमने पढ़ा कि अमेरिका का जो सिटीजनशिप है वो डबल सिटीजनशिप है, राज्यों के लिए अलग है, सेंटर के लिए अलग है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में केवल एक ही सिटीजन है, जो सिटीजनशिप है जो केवल इंडिया का है। ओके, समझ में आ गया। अब दाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा मतलब है, एंड इन्विसेज अ डिवल पॉलिटी सेंट्रल एंड स्टेट, इट प्रोवाइड्स ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप, मतलब सेंटर स्टेट दोनों हैं इसमें, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे एक ही सिंगल सिटीजनशिप है, जिसको आप बोलते हैं इंडियन सिटीजनशिप। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है आ सेकुलर स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका मेंस का भी टॉपिक बन सकता है। अब इसमें आपको मैं बता दूं कि ये टॉपिक आपके मेंस के भी बनाए जाते हैं, यहीं से सबसे ये जो टॉपिक है ना, सब के सब मेंस के इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए प्रीलिम के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन आपको मेंस का प्रॉस्पेक्टस समझ के चलना है इसको। सेकुलर स्टेट मतलब धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष से इसको बाद में हमने अमेंड करके पंथ निरपेक्ष कर दिया था, तो आपको समझना पंथ निरपेक्ष। अगर कोई भी स्टेट सेकुलर स्टेट है तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्टेट किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए पैसा या किसी तरह से कोई हेल्प नहीं करेगा, यानी न्यूट्रल रहेगा, सिंपल सी बात है। तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। ओके, तो सेकुलर शब्द को ऐड किया गया था हमारे संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट में 1976 में, यानी जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उस टाइम पर इसको जोड़ा गया सेकुलर शब्द को, जिसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। ओके, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब बस इतना होता है इस सेंस में कि इंडिया कभी भी, यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए कभी पैसे या किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेगी किसी भी धर्म को, राइट, न्यूट्रल इस सेंस में रहेगी, ठीक है, समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। प्रियम्बल, जैसा कि हमारा प्रियम्बल जो है प्रस्तावना है, ये सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स, सभी निवासियों को, सिटीजन्स को, नागरिकों को क्या दिलाता है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, स्वतंत्रता, बिलीफ विश्वास करने की स्वतंत्रता, बिलीफ की स्वतंत्रता, एंड वर्शिप पूजा करने की स्वतंत्रता। ये सारी स्वतंत्रता हमारा
फंडामेंटल यानी फंडामेंटल राइट भी देता है, प्लस प्रेम्बल में सब बातें कही गई हैं। ठीक है, ओके। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब है कानून के सामने सब लोग क्या हैं, बराबर हैं, एक समान हैं, कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इस सेंस को आपको समझना है। मतलब हम कह सकते हैं कि सबको एक नज़र से गवर्नमेंट देखेगी, सरकार सबको एक नज़र से देखेगी, किसी जाति को, किसी धर्म को, उसके साथ कोई बायसनेस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी हर किसी को बराबरी का हक है, कानून एक समान सबके ऊपर है और सबको प्रोटेक्शन भी एक समान देगा। ये आर्टिकल 14 में कहा गया है। ठीक है, ओके। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ओके। राइट टू फ्रीली प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, किसी धर्म को मानना, पूजा करना या उसका प्रचार प्रसार करना आर्टिकल 25 में कहा गया है, ये भी आपके पास अधिकार है। इसका मतलब अगर हम सेकुलर स्टेट नहीं होते हैं तो जो अधिकार आपको मिल रहे हैं ये सब नहीं मिलते, सिंपल सी बात है। ओके, तो आपको याद रखना है, ये सब मेंस के पॉइंट आते हैं। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी किस सेंस में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी जॉब में आर्टिकल 16 में कहा गया है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वल बराबर अवसर मिलेगा कि आप किसी भी धर्म के हैं, आपको जॉब पाने का अधिकार है। ओके, आर्टिकल 16 में ये बात कही गई है। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन्स, हर सिटीजन को सिक्योर करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक सा कानून, यानी हर किसी के, किसी धर्म का कोई व्यक्ति हो, कानून अगर है तो उसके ऊपर समान रूप से लागू होगा। ये आर्टिकल 44 में कहा गया है। 44 आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है, DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, UCC इसको बोलते हैं। ये आपके मेंस के लिए भी क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। ओके, समझ में आ गया? तो 9वां सेकुलर स्टेट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये मेंस का पॉइंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है वयस्क मताधिकार। जब इंडिया में क्या है, इंडिया में 18 ईयर्स की आपकी अगर उम्र हो जाती है तो आपके पास अधिकार है वोट देने का। इसका मतलब आपको इतना समझना है कि अगर आपकी उम्र 18 ईयर्स हो जाती है तो आप वोट देने के लायक हो जाते हैं, आप किसी को वोट दे सकते हैं। इसको जब पहली बार वोट देने का अधिकार किया गया तो उस टाइम पर ये नहीं देखा गया कि आप इकोनॉमिकली मजबूत हैं या इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं तभी आप वोट दे सकते हैं। तो ये सारी बातें नहीं हो पाई, खाली हमने एक चीज़ कह दिया, कंडीशन रख दी कि अगर आप 18 साल के हो गए तो आप समझदार हो गए, आपको सही गलत का फ़र्क समझ में आ जाता है, तो आप वोट देने के एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये 21 साल की उम्र थी कब, 1989 में 61st अमेंडमेंट के थ्रू इसको चेंज करके हमने 18 साल कर दिया। इसलिए किया गया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये लिटरेट है, कैसा है, पढ़ा लिखा है, अमीर है, गरीब है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपकी एज 18 साल है तो आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? इसी को बोला गया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिया के फीचर्स में, संविधान के फीचर्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कुछ स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन किसी से बाउंड नहीं है, तो ये स्वतंत्र संस्था है। कंट्रोलर आफ्टर जनरल ऑफ इंडिया, यानी इसको आप बोलते हैं कैग। जो कैग है ये भी क्या स्वतंत्र बॉडी है, फ्री बॉडी है, ये किसी से बाइज्ड नहीं है। ओके, दूसरी यूपीएससी जिससे आपका अपॉइंटमेंट होगा, यानी जिससे आपका सिलेक्शन होगा। यूपीएससी ये भी एक स्वतंत्र बॉडी है, इसके चेयरमैन, इसके मेंबर्स जितने भी हो सब स्वतंत्र रहते हैं, सेंटर से रहते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो ये भी आपका संविधान का एक फीचर हो जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आपके संविधान के फीचर्स हैं, सब क्वालिटी, सब अच्छाइयाँ हैं संविधान की, आपको इनको जानना ज़रूरी है। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे संविधान को एक ही वीडियो में पूरा समराइज कर दूं, पूरा स्कीज कर दूं, राइट, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरे संविधान की आ जाए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फीचर, एमरजेंसी प्रोविजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एक फीचर है इंडिया के संविधान का। एमरजेंसी, मैंने आपको बताया कि 3 तरह की एमरजेंसी होती हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल
352 इसकी किस ग्राउंड पे, किस आधार पे नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। देखिए, ये एक्सटर्नल अग्रेशन यानी बाहरी कोई आक्रमण, किसी देश ने इंडिया पे आक्रमण कर दिया तो प्रेसिडेंट साहब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस लेकर के नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, राइट। या फिर आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब अंदरूनी यानी सैनिकों ने आर्म उठा लिया, विद्रोह कर दिया, सैनिक विद्रोह कर दिया, तो उस कंडीशन में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो इसका मतलब 2 ग्राउंड है, 2 ग्राउंड के आधार पे ही नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है। जिसका आर्टिकल कौन सा 352 है। कौन प्रोक्लेम करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ओके। दूसरा, ये नेशनल की बात होगी। राज्य में, कंट्री में आते हैं हम प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल को हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल भी हम इसको कह सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, इस राष्ट्रीय रूल। ओके। तो इसमें प्रेसिडेंट रूल इसको कहते हैं, जो आर्टिकल 356 में है। क्लियर। किस ग्राउंड पे लगेगा? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, यानी राज्य की जो संवैधानिक संस्था है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तब वहाँ के गवर्नर साहब रिकमेंड कर देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट साहब इस राज्य की मशीनरी ठीक ढंग से काम नहीं चल रही है। यानी अब इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नर और सीएम में बन नहीं रही है, राइट। ये भी कंडीशन हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट रूल में गवर्नर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट रूल के लिए, अगर स्टेट की मशीनरी फेल है तो। यही बात कही गई है 365 में भी कि फेलर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ सेंटर, यानी सेंटर के डायरेक्शन को राज्य मान नहीं रहा है, उसके साथ समझौता नहीं कर पा रहा है, कंप्लाई विथ नहीं है, इसीलिए वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो ये 2 ग्राउंड आपके हो गए कहाँ के? प्रेसिडेंट रूल के लिए। ओके। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल में है, जो इस ग्राउंड पे लगती है कि थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लग रहा है कि देश में फाइनेंशियल वित्तीय आपात आ गया है। वित्तीय आपात मतलब वित्त का, पैसे की कमी हो गई है, स्टेबिलिटी हम नहीं बना पा रहे हैं, महंगाई बढ़ती बहुत बढ़ जा रही है, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया है मार्केट में। तो उस कंडीशन में यानी क्रेडिट की कमी हो गई है देश में, पैसे की कमी हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये तीनों इमरजेंसी कौन प्रोक्लेम करता है? प्रेसिडेंट साहब ही तीनों को करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, समझ में आ गया? या कैबिनेट। नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फंडामेंटल राइट जो संविधान के पार्ट 3 में पड़ता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर भी संविधान का ये, ठीक है। देखिए, इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी है। ओके, स्वतंत्रता का अधिकार कैसा है? इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ओके। फिर दूसरा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्वतंत्रता का धर्म की पूजा का या धर्म से संबंधित अधिकार। ओके, 25 से लेकर 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30 में आपको मिल जाएगा। और लास्ट में आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है, ये आपका आर्टिकल पड़ जाएगा किसमें? आर्टिकल 32 में। इसमें हमने देखा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे, हमारे पास एक रेमेडी है कि हम सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे किसी भी ऊपर के जितने फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, इनमें से किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया है तो सीधे सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू, ठीक है। एक पावर आपके पास और मिलती है आर्टिकल 226 के थ्रू हम सीधे सीधे हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारा किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो, इन सब में से, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसको आपको नोट कर लेना, याद कर लेना, आपको मुझबा नहीं याद होना चाहिए सब फंडामेंटल राइट किससे कितने काम का है। पहला राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। आपको इतना याद रहना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
डीपीएसपी को हम कह सकते हैं कि ये हमारी, जैसे हमने अभी फंडामेंटल राइट पढ़ा, फंडामेंटल राइट हमारा अधिकार है, हमारे सिटीजन का अधिकार है, ठीक है, यहाँ के रहने वाले लोगों का अधिकार है। अब कुछ ड्यूटीज़ होती हैं किसकी, स्टेट की, राज्य की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं किसके लिए, हमारे लिए, सिटीजन्स के लिए। तो उसको हमने कंपाइल कर दिया, संविधान मेकर्स ने उसको कंपाइल कर दिया, जिसको बोल दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको BR अम्बेडकर साहब ने इसे कहा था, इसी पार्ट को नोबेल फीचर, यानी सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये कहा गया है इसको, ठीक है, एक नोबेल फीचर कहा गया है। ओके, इसको कैटेगराइज किया गया है, यानी इस डीपीएसपी को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, सोशलिस्टिक, गांधीयन, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। इन 3 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है, समझ में आ गया। ओके, इसको कहा गया है कि जो भी आपके डीपीएसपी हमने पढ़ा आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आपके जो हैं डीपीएसपी कहलाते हैं, आर्टिकल 36 लेकर आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी में आते हैं। तो इसको कहा गया इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। इसका मतलब ये होता है कि डीपीएसपी में जो भी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, इसके खिलाफ आप, इसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में दावा नहीं कर सकते। इसका मतलब ड्यूटी किसकी है, स्टेट की ड्यूटी है, राज्य की ड्यूटी यानी कंट्री की ड्यूटी है कि आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए कुछ काम करे। लेकिन अगर नहीं करती है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, इसको आप मांग नहीं सकते। आप मांग क्या सकते हैं, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्ट कर आपका सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन डीपीएसपी का नहीं है। ओके, इसलिए कहा गया ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। ओके, सीक टू इस्टेब्लिश वेलफेयर सोसाइटी, यानी इसे क्यों बनाया गया था डीपीएसपी को, इसलिए इस मकसद से लाया गया था, बनाया गया था कि ये वेलफेयर स्टेट बनाएगा, यानी एक जन कल्याणकारी राज्य बनाएगा। ठीक है, जन कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए हमें डीपीएसपी को कंपाइल करके रखा गया है, संविधान मेकर्स ने इसको रखा है। तो ये भी बहुत खूबसूरत आपका फीचर है संविधान का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सारे खूबसूरत फीचर्स ही हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना, समझना और उसको कोलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, एक केस आया था मिनर्वा मिल्स केस 1980। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कह दिया था कि संविधान इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बेड रॉक दोनों को बैलेंस बना के ही चला जाएगा, तभी हम देश को सही ढंग से चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के अपने जजमेंट में कह दिया था। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है। प्लस एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, फंडामेंटल ड्यूटी के बीच में भी बैलेंस बनाना कंपलसरी है। नेक्स्ट आपका वही है फंडामेंटल ड्यूटी, इसको पढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, जो टोटल आपकी कितनी है, 11 हैं। इसको ऐड किया गया था ड्यूरिंग एमरजेंसी, जब देश में आपात लगा था, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी 1975-76 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, उसमें पीएम वो थी, उन्हीं के समय में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी। उस समय संविधान में 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। ठीक है, उस टाइम पे संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कुछ ऐड कर दी गई थी। राइट, हमारे कर्तव्य भी किए गए थे कि हमारे पास केवल राइट्स ही हैं, कर्तव्य नहीं है। तो कर्तव्य को भी हमने, सिटीजन के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, तो कुल 11 कर्तव्य जोड़ दिए गए। और ये रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड हुआ था, तो फंडामेंटल राइट को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन प्रीलिम के लिए आता भी यहाँ से। ठीक है, तो आपको स्वर्ण सिंह कमेटी का नाम याद रखना है, किसके लिए रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। फंडामेंटल ड्यूटी को कब जोड़ा गया था, इमरजेंसी किस टाइम पे, 75-76 में। किस अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से 1976 में। ओके, रिकमेंड किससे थे, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ दी गई, यानी शुरू में 10 थी, फिर 11 एक ठो जोड़ा गया है। ओके, वो कब जोड़ा गया है, 2002 में 86th अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में एक और इसमें फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई। तो टोटल कितने हो गए, 11 हो गई। किस पार्ट में पड़ता है संविधान के, पार्ट 4th में पड़ता है, संविधान के 4th A में पड़ता है, और आर्टिकल 51 A में है। ठीक है, कितने हैं, कुल 11 हैं। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है
नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा 3 टायर गवर्नमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है संविधान का, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है। 3 टायर गवर्नमेंट मतलब त्रिस्तरीय सरकार। हमने अब तक ये देखा कि एक सेंटर की गवर्नमेंट है, फिर इसके नीचे स्टेट की गवर्नमेंट है, ठीक है, इसके नीचे हम ग्राम लेवल पे भी एक गवर्नमेंट लाएंगे। इस पर गांधी जी ने बहुत जोर दिया था कि जब तक गांव की दशा नहीं सही होगी तब तक हम देश विकास नहीं कर सकता। तो इस पे गांधी जी ने काफ़ी जोर दिया था। तो उन्हीं के एक तरह से प्रिंसिपल पे गांव में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना दी गई थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई थी। तो इसी को आपने पंचायती राज भी कह दिया। तो इसी को बोल दिया 3 टायर गवर्नमेंट, त्रिस्तरीय सरकार, एक स्तर यहाँ पे, एक स्तर यहाँ पे और एक स्तर ग्राम लेवल पे, ठीक है। तो इसको बोला गया त्रिस्तरीय सरकार। इसको ऐड किया गया था, ये शुरू में नहीं था, बाद में इसको ऐड किया। संविधान संशोधन 73वां 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया, इसके द्वारा इसको अब ऐड किया गया कि रूरल लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसको पंचायती राज आप कहते हैं प्रेजेंट टाइम में। पार्ट 9 है ये, पार्ट 9 को जोड़ दिया गया, 8 पार्ट थे, 9वां पार्ट ये हो गया। अभी हमने देखा तो 8 पार्ट थे, 9वां पार्ट ये हो गया, ठीक है। इसके बाद 11th शेड्यूल को जोड़ा गया। फिर उसके बाद एक चीज़ और जोड़ दी जाती है इसी में 3 टायर गवर्नमेंट में। अभी तो ये तो रूरल के लिए हो गया, अब अर्बन के लिए भी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए भी कुछ जुड़ जाती हैं। 74 संविधान संशोधन 1992 में ही म्यूनिसिपालिटी, नगर पालिका वाला यानी अर्बन एरिया में एक इसी तरह की गवर्नमेंट होगी, इसको हम म्यूनिसिपालिटी कहेंगे, ठीक है। ये पार्ट 9 ए जोड़ जाता है, ठीक है, इसमें, और शेड्यूल 12वां हो जाता है। तो कुल मिलाकर के कि सेंटर के बाद स्टेट, स्टेट के बाद लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में 2 भाग बना देंगे, एक बना देंगे रूरल के लिए, ठीक है, और एक बना देंगे अर्बन के लिए। तो रूरल के लिए पंचायती राज हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद अर्बन के लिए क्या हो जाता है, अर्बन के लिए आपकी म्यूनिसिपालिटी जाती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो ट्राइबल एरिया हैं, ट्राइबल एरिया में भी, ट्राइबल्स में भी पेशा एक्ट आ गया, ठीक है, पेशा 1996, ठीक है, पेशा लाया गया। ये क्या था, पेशा मतलब पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज, ठीक है, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज। इसका मतलब ट्राइबल एरिया में, शेड्यूल एरियाज में यही पंचायती राज सिस्टम को एक्सटेंड किया गया। एक चीज़ आ गया कब, 1996 में ये एक्ट बन के आ गया, राइट। तो ये सेम इसी तरह से ट्राइबल एरियाज के लिए है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब आपके अभी हमने जितना पढ़ा ये सब आपके फीचर्स हैं, इंडियन फीचर्स हैं संविधान के, ठीक है। इनको हम लोगों ने देख लिया, इंपॉर्टेंट फीचर जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपको पूरा एक बार रिकअप कर लेना, देख लेना है सब शुरू से लेकर अंत तक। हमने देखा 3 टायर बॉडी, ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर हमने देखा फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, फिर उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट देखा, इमरजेंसी प्रोविज़न देख लिया, हमने समझ लिया, इंडिपेंडेंट बॉडी हमने कुछ देख लिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसके बाद फिर सेकुलर स्टेट भी हमने देख लिया, ओके, समझ में आ रहा है ना। सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजन फिर इंडिया देख लिया, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने देख लिया, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी ये भी हमने देख लिया, ओके। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अच्छे से समझ लिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट में क्या है, ब्रिटेन गवर्नमेंट में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, एक किंग है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और एक हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है, ओके। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हैं वहाँ के जो राजा महाराजा हैं उनके हेरिडिटी जो होंगे वो रहेंगे, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन चुने जाते हैं लोग, तो हाउस ऑफ कॉमन से क्या होता है, यही एडवाइस करते हैं, तो उसी के हिसाब से देश चलता है ब्रिटेन में, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था फेडरल सिस्टम विथ यूनिटी बाइस, ये भी हमने पढ़ लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खूबसूरत फीचर आपका ये है, ठीक है, ओके। फिर आगे आते हैं हम लोग, इसमें हमने पढ़ा था लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हमने पढ़ लिया, इस पर खूबसूरत चीज़ें हैं। इसके बाद ड्रॉन वेरियस सोर्सेस का हमने अलग वीडियो बनाया जाएगा, 10-20 मिनट का वीडियो होगा। फिर उसके बाद हमने देखा था रिजिडिटी भी और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंडिया के संविधान में है, ओके। तो ये सारे फीचर्स हमने देख लिया। अब मेरे ख्याल से आपको मोटा मोटा एक आइडिया हो गया कि संविधान एक्चुअल में है क्या, क्या क्या चीज़ इसमें दी गई। इस वीडियो को 2-3-4 बार आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। जहाँ कहीं कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है, ओके। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिएगा, ठीक है।
चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।